तो आखिरकार किसका है जम्मू कश्मीर? क्योंकि जो डीडीसी चुनाव हुए हैं उसकी आज मतगणना हो रही है और उसके आधार पर यह तय होगा कि आखिरकार कश्मीर का भविष्य क्या होने जा रहा है। कश्मीर जिला विकास परिषद का नतीजों की काउंटिंग को आधा घंटा बीत चुका है और रुझानों के आधार पर अभी तक गुप्कार जो गुट है उसके पास 7 सीटों के रुझान जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 280 सीटों के इस पूरे मतगणना के और रुझान के बल पर नतीजे आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस तरह से काउंटिंग हो रही है इसमें एक बात स्पष्ट आपके लिए समझना आवश्यक है। अभी तक 16 रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 3 जाती हुई सीटें दिखाई दे रही हैं, गुप्कार गैंग के पास 7 सीटें और अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कश्मीर के 140 सीटें, जिसमें से 11 सीटों के रुझान अभी सामने आए हैं और जम्मू के 140 सीटों, जम्मू क्षेत्र के 140 सीटों में से 5 रुझान सामने आए हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की टैली में अभी आपको बहुत ज्यादा बढ़त नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि यह माना जा रहा था कि कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव उतने बड़े पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। हमने इसको पिछले विधानसभा के चुनाव में भी देखा था, जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और उसके आधार पर यह पहला चुनाव है जो कि अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। मंजूर मीर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मंजूर, इस बार का जो चुनाव है इसमें लोगों की भागीदारी अच्छी और बड़े पैमाने पर दिखाई दी। 51% के आसपास मतदान हुआ है। लोगों के भीतर इस बार क्या उम्मीद है? लोग अपने पंचायत से, लोग अपने डेवलपमेंट काउंसिल से क्या उम्मीदें लगाकर बैठे? देखिए अजय, जम्मू कश्मीर में पिछले 30 सालों के बाद पहली बार बिना किसी हिंसा के डीडीसी चुनाव जो है वो देखने को मिले हैं। लोगों ने बढ़ चढ़ कर इन चुनावों में हिस्सा लिया। -60 डिग्री के तापमान में लोग सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ्स पर खड़े दिखे। एक नई उम्मीद के साथ लोग इस बार बाहर वोट करने के लिए आए थे। हमने हर ज़िले में वोटिंग जो है वो कवर की। हमने देखा कि लोग एक बदलाव चाहते थे, लोग विकास चाहते थे, डेवलपमेंट चाहते थे, बेरोजगारी को ख़त्म करने की बात कर रहे थे। खास बात इन चुनावों में ये देखने को मिली कि कश्मीर का यूथ जो बाइकआउट के साथ हुआ करता था, पोलिंग बूथ पे सन्नाटा दिखता था, वहाँ आज लंबी लंबी कतारों में कश्मीर का यूथ भी दिखा, जो अमन शांति और एजुकेशन की बात कर रहा था, हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने की बात कर रहा था। तो लोगों में एक उम्मीद थी कि जो पहली बार डीडीसी चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, इन चुनावों के जरिए जम्मू कश्मीर में विकास हो, डेवलपमेंट हो, और यही कारण है कि लोग खुलकर बाहर आए और अपने वोट का इस्तेमाल किया। दूसरी बात जो हमने इन चुनावों में देखी, लोग चाहते थे कि कश्मीर में बदलाव हो, और यही कारण है कि डीडीसी चुनाव जो है ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव है। उन्होंने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया जो उनके इलाके के उम्मीदवार थे। हालांकि जो पीपुल्स गुफ्कार डिक्लेरेशन बनी है उस पर लोगों का विश्वास थोड़ा कम हुआ था, ये हमने कुछ इलाकों में देखा। लेकिन कुछ इलाके ऐसे ज़रूर है जहां पर पीपुल्स अलायंस गुफ्कार डिक्लेरेशन का असर देखा, वहां पर लोग बाहर निकले और बीजेपी को दूर रखने के लिए वहां पर वोट डाला गया। लेकिन इन चुनावों में बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी। उनके कहीं केंद्रीय मंत्री जो है पिछले 2 महीने से लगातार मंजूर, आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ इस वक्त प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, ऐसे हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं, आपने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन अगर हम विधानसभा जो चुनाव हुए थे पिछले, उसके ट्रेंड्स के आधार पर आज देखें तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बेहतर होगा? निश्चित तौर पर देखिए, विधानसभा चुनाव की तुलना में डीडीसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता घाटी में भी बढ़ी है। जम्मू में तो हमारी स्वीकार्यता पहले से थी, जम्मू में हमारा प्रभाव पहले से ही था। लेकिन जो लोग कहते थे कि कश्मीर घाटी में अनुच्छेद 370 के संशोधन के बाद तिरंगा फहराने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, जिस तरह से घाटी में भारत माता की जय के नारे गूंजे हैं, जिस तरह से तिरंगा वहां फहराया है, जिस तरह से हमारे मित्र आदरणीय शाहनवाज हुसैन जी के सभा अनंतनाग में सफलता से हुई है, आतंकवाद के गढ़ की छाती पर चढ़कर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बलिदानी तेवर दिखाए हैं, उससे स्पष्ट है कि जम्मू एवं कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता में वृद्धि हुई है।
बिल्कुल। और अभी हम आपको ताज़ा आंकड़े भी बता दें, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 45 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं 280 इस सीटों में से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। गुपकार गैंग या यूं कहें कि गुपकार समूह के भी पास 14 सीटों के रुझान अभी हैं और अन्य के खाते में अभी 17 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी कश्मीर घाटी से जो रुझान आ रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है, जम्मू क्षेत्र के अभी रुझान धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। देवेंद्र परासर इस वक्त हमारे साथ। देवेंद्र, लेकिन अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती भी अच्छी मिली। शायद भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि एक 6 पार्टियों का समूह खड़ा हो जाएगा, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत करेंगे। निश्चित तौर पर अजय नहीं है। और जब वो अलायंस हुआ था तो बीजेपी के शीर्ष स्तर पे एक बड़ा झटका की स्थिति आप कह सकते हैं कि वो लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे कि इस प्रकार से एक अलायंस बन जाएगा। बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि या तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे और अगर चुनाव में लड़े भी तो फिर उस स्थिति में कम से कम अलायंस नहीं करेंगे। वो अलायंस बीजेपी के स्ट्रेटजी के लिहाज से एक बड़ा झटका था। और बीजेपी की जो पूरी कोशिश ये थी वो ये थी कि कम से कम इस अलायंस में अब कांग्रेस को दूर रखा जाए, क्योंकि अगर उस अलायंस में, गुपकार अलायंस में कांग्रेस भी शामिल हो जाती जैसा कि शुरू में दिखा था, तो जम्मू में रीजन में जहां पे बीजेपी बहुत अच्छा करने की उम्मीद कर रही है, एक्सपेक्टेशन है कि बीजेपी अच्छा करेगी, वहां पर भी अगर कांग्रेस गुपकार अलायंस के साथ होती तो बीजेपी के लिए परेशानी हो सकती थी। और यही वजह है कि आपने देखा कि किस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत आक्रामक तरीके से कांग्रेस पर अटैक करना शुरू किया। और उसके बाद क्योंकि कांग्रेस को अपनी जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश की राजनीति देखनी थी, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने कदम पीछे खींचे थे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर बताया आनंद जी। कांग्रेस पार्टी को अपने पैर वापस खींचने पड़े, खास करके जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने गुपकार गैंग के साथ कांग्रेस को जोड़कर दरअसल देशद्रोही करार देना शुरू कर दिया था। अगर यह रणनीति भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती और जो एक म्यूट या एक तरह से बिना कुछ कहे एक सहयोग दिखाई दे रहा था गुपकार गैंग और कांग्रेस के बीच में, अगर वो आज होता तो फिर वोटिंग की तस्वीर क्या होती? देखिए, आप ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ये जो सवाल है इसके पहले हमको अजय ये समझना पड़ेगा कि देखिए अल्टीमेटली ये जो वहाँ की लोकल पार्टीज़ हैं, चाहे हम पीडीपी की बात करें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या दूसरी जो तमाम छोटी पार्टियां हैं, ये उनके वजूद, उनके अस्तित्व को बताएगा। देखिए 370 के बाद दो तरीके से हमको इसको देखना पड़ेगा। एक हम गुपकार के नजरिए से देखेंगे और एक बीजेपी के नजरिए से देखेंगे। अगर गुपकार के नजरिए से हम देखेंगे तो ये उनके लिए, जैसे मैंने आपको बोला, उनके वजूद, उनके अस्तित्व का सवाल है कि अब वो आगे कहां जाएंगे। और अगर हम बीजेपी के लिहाज से देखें तो इसका जो मैसेज जाएगा जम्मू कश्मीर के जो ये डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, ये सिर्फ आप ये समझे कि जम्मू कश्मीर तक इसका असर रहेगा या सिर्फ इंडिया तक असर रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसका इंटरनेशनल एक पूरा मैसेज जाएगा। ये माना जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हां, जो बीजेपी बोल रही थी कि वहां पे 370 हटाने के बाद एक सामान्य जीवन चालू होगा, तो वहां पे आम लोगों ने इस बात की मोहर लगाई है। तो मुझे लगता है जो आपने जो कांग्रेस का सवाल किया था, देखिए कांग्रेस कितनी भ्रमित थी, कितनी परेशान थी कि जो पहला फेज था वहाँ के जो उनके लोकल जो लीडर थे उन्होंने इसका अनाउंस किया था कि हाँ हम उनके साथ हैं, गुपकार के साथ हैं। लेकिन बाद में जब यहाँ पे बातें आई तो रणदीप सुरजेवाला ने इसको क्लियरफाई किया कि नहीं, हम उनके साथ नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा भ्रमित थी कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। लेकिन जहाँ तक आप कश्मीर की बात कर रहे हैं अजय, तो मैंने इसके पहले भी बोला, कश्मीर में शायद बीजेपी पहले समझ गई थी कि वहाँ पर हमारी स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, इसीलिए वहाँ पर उन्होंने सिर्फ 140 में से 80 कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए हों। 60 सीट पर उन्होंने दूसरे छोटे दलों से या छोटे निर्दलीय लोगों से समझौता किया है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ी है। प्रेम शुक्ला जी, अब अगर आ जाएं कश्मीर घाटी के ऊपर चर्चा करने के लिए। कश्मीर घाटी में आप जानते थे कि आपकी मौजूदगी की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये दोनों पार्टियां साथ आएंगी, और यही हुआ भी। आपने तो दरअसल उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया। दोनों पार्टियां आपस में भिड़ती तो शायद आपके लिए ज्यादा फायदा होता। देखिए, हमारे लिए राष्ट्र जो है वो प्राथमिकता है, और जम्मू एवं कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न हुए, हिंसा विहीन चुनाव संपन्न हुए। कश्मीर घाटी में सारे राजनीतिक दलों को चुनाव में हिस्सा लेना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी सफलता तो यही है कि जो लोग कहते थे कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद चुनावी प्रक्रिया ही नहीं होगी, उनको चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेना पड़ा, बहिष्कार करने से बचना पड़ा, क्योंकि उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कश्मीर की घाटी में हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के भय के नाते यदि कोई लोकतांत्रिक जो है प्रक्रिया में शामिल होता है तो ये लोकतंत्र की जीत है, और हम तो यही चाहते हैं कि जमहूरियत, इंसानियत। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल है जम्मू कश्मीर में जो पत्रकारों को हमेशा परेशान करता रहा। आपकी पार्टी का तजुर्बा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों के साथ मिलकर सरकार चलाने का और भागीदारी का रहा। जब तक वो आपके साथ रहे वो देशभक्त रहे, आपके अलग हो गए तो देशद्रोही हो गए, ये क्यों?
देखिए, अगर हम राष्ट्रीय नीतियों को कोई स्वीकार करता, जैसे जब भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन में रहे, आपने देखा कि स्वयं महबूबा मुफ्ती की जुबान क्या हुआ करती थी, स्वयं फारूक अब्दुल्ला भारत माता की जय बोलते थे। फारूक अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी में जब आदरणीय अटल जी के जमाने में मंत्री हुआ करते थे तो कितना जोरदार भारत माता की जय बोलते थे। और वही जब चीन से मदद मांगने लगे तब भी क्या उनको देश प्रेमी कहा जाए? अजय जी, अगर कोई जो है अनुच्छेद 370 संस्थापित करने के लिए भारत के दुश्मन देश चीन से मदद मांगता हो तो उसको क्या राष्ट्र प्रेम का जो है प्रमाण पत्र दिया जा सकता है क्या? लेकिन जब वो भारत माता की जय भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर बोलता है तो क्या उसको कहा जा सकता है कि देश प्रेमी नहीं है? तो उन्होंने स्थितियां ऐसी उत्पन्न की जैसे आप जिस तरह की स्थितियों में प्रेम जी, हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे। से आपको जो है आपके बारे में लोगों की राय बनेगी। बिल्कुल, हम इस पर और चर्चा करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति वाकई में बड़ी कारगर रही है और दिख भी रही है, लेकिन इस पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। लगातार आपके सामने रुझान प्रस्तुत कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बन रही हमारे साथ। सबसे तेज रुझान आप इंडिया टीवी पर ही देख रहे हैं।